तो भारत की टेक्नोलॉजी को देखो, अमेरिका की टेक्नोलॉजी को देखो, यूके की टेक्नोलॉजी को देखो, चाइना की टेक्नोलॉजी, तो पता चल जाएगा कि हम कितने पिछड़े हुए हैं, या हम कितने मतलब उनसे कितने पिछड़े हुए। का मतलब ये नहीं कि हम पिछड़े हुए हैं कि भारत को नीचा दिखा रहे हैं, नहीं, भारत नीचा थोड़ी है भाई, भारत तो महाशक्ति होने वाला। हम उनके कंपैरिजन में भी देखो कि वहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि यूके की बात करो या यूएसए की बात करो, तो वो लोग उड़ने वाली टैक्सी बना चुके हैं, है ना, और हमारे यहाँ पे लाले पड़े हुए हैं टैक्सी के लिए। समझ में आ रहा है ना। अगर हम मतलब भारत के कुछ पिछड़े राज्यों की बात कर ली जाए तो उनमें कंडीशन आज भी ऐसी है कि वहाँ पे आज भी साइकिल के भरोसे या साइकिल के पीछे 2 टायर लगा के उसके भरोसे मतलब ज़िंदगी चल रही है ना। तो हम वैश्विक लेवल पे देखें तो जिन महाशक्तियों की बात करते हैं, फिर भारत की हम बात करते हैं कि भारत को महाशक्ति बनाना है, भारत महाशक्ति बनने वाला है, तो उनसे बराबरी करने के काबिल अभी हम नहीं बन पाए हैं, ये मामला है। इसका मतलब होता है कि सुगमता से व्यापार करने का जो मामला है वो भारत में कमजोर है। हमारे यहाँ पे लाल फीताशाही चलती है। क्या चलती है? लाल फीताशाही। लाल फीताशाही का मतलब होता है भ्रष्टाचार। क्या है? भ्रष्टाचार। और अगर मान के चलो कि कोई कंपनी है, अमेरिका में लगा रहा है कोई व्यक्ति, अमेरिका में कंपनी लगाना है, तो उसको कंपनी खड़ा करने में पूरे डॉक्यूमेंट्स करवाने में, सब कुछ करने में, और पूरा टोटल टाइम लगा मतलब 3 साल। 3 साल में वहाँ पे कंपनी खड़ी हो गई। और हमारे यहाँ पे वही कंडीशन ऐसी होती है कि 3 साल तक तो चप्पल चटकाते घूम रहे हैं, मतलब ऑफिसों में कागज ही कंप्लीट नहीं हो पा रहे। तो जो व्यापार करने की सुगमता है ना, उस सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत निचला स्तर है, मतलब 100 से भी नीचे मतलब मामला है। तो इस वजह से भारत में जो निवेश है वो कम होता है और एक तरीके से भारत के विकास में रोड़ा पैदा करता है। हाँ देखो, जब पूरा विश्व 2 धड़ों में डिवाइड था, एक मामला है यूएसए की साइड, दूसरा मामला है यूएसएसआर की साइड, उनके दोनों के मध्य में कोल्ड वार चल रहा है, शीत युद्ध चल रहा है। और उस स्थिति में भारत एक अपना स्ट्रेट पॉलिसी अपनाता है जिसे हम गुट निरपेक्षता की नीति, मतलब गुटों से निरपेक्ष, गुटों से अलग, गुटों के बियॉन्ड मतलब जाके हम पॉलिसी अपनाए हुए। तो वो एक तरीके से जो विश्व राजनीति है उस विश्व की राजनीति में एक अलग स्तंभ के रूप में मतलब दिखाई देती है गुट निरपेक्ष नीति। और ऐसा नहीं था कि उसमें सिर्फ भारत, उसमें जो नए नए देश आज़ाद हुए थे वो देश भारत का साथ दे रहे थे, और वो ऐसा लग रहा था कि तीसरा विश्व है। 2 विश्व कौन से हैं? एक तो अमेरिका के साथ चल रहे हैं वो विश्व, और एक रूस के साथ चल रहा है वो विश्व, और तीसरा विश्व कौन सा दिखाई दे रहा है? जो भारत उसको लीड कर रहा है एक तरीके से, है ना। तो वो तीसरे विश्व जैसे, तो विश्व की राजनीति में एक अलग पहचान है उसकी। मंडल कमंडल की राजनीति, तुम्हें पता होगा कि जो वर्ग हैं वो वर्ग डिवाइड कर दिए गए हैं, बोलते हैं ये जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, सुना है? तो एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स, और जो ओबीसी है अदर बैकवर्ड क्लास, कास्ट नहीं, अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग। मतलब पहले से एससी एसटी तो पिछड़े हैं ही, और एक ये भी पिछड़ा वर्ग है ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग है। तो जो ओबीसी है, ओबीसी, इसको आरक्षण दिलाने के लिए मंडल कमीशन बना, और उसने बोला कि देखो जो ओबीसी है उसको भी आरक्षण की जरूरत है, उसमें पिछड़ी जाति हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई जाती हैं। तो उस समय पे मंडल कमंडल की राजनीति का मतलब ये है, कमंडल मतलब जो सवर्ण लोग हैं, सवर्ण लोग हैं मतलब जानते हो ना, जैसे पंडित हैं ना, ब्राह्मण हो गए, ठाकुर हो गए, है ना। तो ये जो जनरल में जो जनरल कास्ट वाले लोग हैं ये एक तरीके से बोल रहे हैं कि नहीं, ओबीसी को आरक्षण नहीं होना चाहिए। और ओबीसी के लिए जो आरक्षण की मांग है वो मंडल कमीशन मतलब उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका था। बोलो ओबीसी में भी जातियां बहुत ज़्यादा पिछड़ी हैं और उनके लिए किसकी ज़रूरत है? आरक्षण की ज़रूरत है, तो उन्हें आरक्षण दिया जाए। और उस समय पे घमासान चला मंडल कमंडल की राजनीति। और तुम देख भी रहे हो कि 1992 में वो मतलब बाबरी मस्जिद वाला मामला होता है। लोग एक तो मतलब किसके लिए, कमंडल मतलब धर्म के लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं?
धर्म के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी साइड है वो लोग बोल रहे हैं कि हमें किसके लिए, आरक्षण चाहिए भाई, आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, या एक तरीके से सीधा सीधा बोला जाए तो वो अपने उत्थान के लिए लड़ रहे हैं। किसके लिए, उत्थान के लिए। और ये भी लड़ रहे हैं किसके लिए, धार्मिक उत्थान के लिए। किसके, धार्मिक उत्थान के लिए। तो ये राजनीति किसकी चल रही है, मंडल कमंडल की। वैश्विक स्तर पर पूंजीवाद के विकास से भारत पर प्रभाव, तो वैश्विक स्तर पर पूंजीवाद के विकास से भारत पर प्रभाव दिखाई तो देते। 1991 के बाद भारत की राजनीति जो मतलब क्या बोलते हैं, जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल परिवर्तित हो गई। हम जवाहरलाल नेहरू के समय को देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू मतलब एक तरीके से समाजवादी व्यक्ति थे, और समाजवाद के साथ साथ उनमें आदर्शवाद के भी गुण थे। ठीक है, वो व्यक्ति मतलब ऐसा समझते थे जैसे हिंदी चीनी भाई भाई, मतलब हम तो भाई भाइयों वाला मामला है, पहले आप, मतलब सुना हुआ है ना, वही वाला मामला। और लेकिन बाद में पता चलता है कि जो हिंदी चीनी भाई भाई हैं वही चीन मतलब भारत के ऊपर अटैक कर देता है, और फिर समझ में आता है यार दिल्ली गलती कर बैठा है ना। फिर जब गलती कर ही बैठा तो अब क्या रखा हुआ है, कुछ नहीं है मामला। तो जवाहरलाल नेहरू की जो पॉलिसी थी, आदर्शवादी पॉलिसी, उससे बियॉन्ड इंदिरा गांधी ने मतलब यथार्थवादी पॉलिसी को अपनाया। किसको अपनाया, यथार्थवादी पॉलिसी को अपनाया। उन्होंने बोला कि देखो भाई, जहाँ पे सेना की ज़रूरत है वहाँ पे सेना का प्रसार करना ही बहुत जरूरी है। सैन्य क्षमता का विकास किया है ना, परमाणु परीक्षण भी किए। और परमाणु परीक्षण इस वजह से नहीं किए कि हमें किसी के ऊपर बम पटकना है, इस वजह से किए कि हमारे ऊपर कोई पटके तो हम भी काउंटर कर लें कम से कम, है ना। ऐसा वाला मामला नहीं कि हम मतलब पाकिस्तान को उड़ाने वाले हैं या चीन को उड़ाने वाले हैं, ऐसा कोई मामला नहीं था। मामला ये था कि अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करे तो उसको भी ये डर रहे कि भाई ये भी मतलब सक्षम है, या फिर चीन को भी ये वाला मामला है। लेकिन इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी के बाद मतलब कंडीशन ऐसी होती है कि एक तरीके से राजनीतिक अस्थिरता हो जाती है, और राजनीतिक अस्थिरता होने के बाद तुम्हें पता हुआ है कि जब राजनीतिक अस्थिरता होगी तो अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक डगमगा जाती है, और जब अर्थव्यवस्था चरमराएगी तो देश की स्थिति गड़बड़ा जाएगी। और वही वो कंडीशन थी 1991 की, जब बोला जाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को दिवालिया होने से बचाया, या फिर एक तरीके से वो उस कंडीशन से बचाया कि जहां पे देश की कंडीशन कटोरा लेने वाली हो गई थी, भीख मांगने वाली कंडीशन मतलब होने वाली थी। तो उस स्थिति से मनमोहन सिंह ने निकाला। तो जो पूंजीवाद का मामला, वहीं से मतलब पूंजीवाद को बढ़ावा, मतलब जैसे वैश्विक स्तर पर पूंजीवाद बढ़ रहा था तो इंडिया ने भी बोला कि हम लोग भी थोड़ा समाजवाद को साइड करके भाई विदेशी निवेश को आकर्षित करो। विदेशी निवेश होगा तो ऑटोमेटिक विदेशी मुद्रा का भंडार आएगा, और विदेशी मुद्रा का भंडार आएगा तो हमने मुद्रा का अवमूल्यन भी किया, अपनी मुद्रा की कीमत घटाई, उससे मतलब डॉलर आने लग गए, और डॉलर आने के बाद मतलब धीरे धीरे पटरी पे आ गए। तो आज पूंजीवाद की तरफ मतलब पूरा विश्व बढ़ रहा है। भारत पे प्रभावों की बात करो तो भारत पे प्रभाव इस वजह से नेगेटिव तो नहीं पड़ सकते, क्योंकि भारत में औद्योगिकरण का चरण एक लेवल से ज़्यादा आया नहीं है, मतलब अच्छा आया ही नहीं। अगर हम सीधा सीधा ये भी बोलें तो हम पहले तो प्राइमरी सेक्टर में जी रहे थे और डायरेक्ट कूद के हम टर्सरी सेक्टर में चले गए। जो सेकेंडरी सेक्टर है वो हमारे यहाँ पे ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया। तो हम तो मतलब चाहते हैं कि औद्योगिकरण बढ़े, और मेक इन इंडिया कार्यक्रम या नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है वो भी यही है कि मतलब औद्योगिकरण बढ़े इंडिया में। तो वो उसी से हो सकता है, पूंजीवाद से। किससे हो सकता है? पूंजीवाद से हो सकता है। दूसरी बात है, यहीं पे थोड़ा सा वेट करो, और उसका मामला ये है कि हमारे यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हम घोर पूंजीवादी देश नहीं है, ना तो हम समाजवादी हैं ना हम पूंजीवादी हैं, हम मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ की। अगर हमारे यहाँ पे मुकेश अंबानी को बढ़ावा दिया जाता है तो उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी फ्री में अनाज भी प्रोवाइड करवाता है। समझ में आ रहा है ना? फ्री में अनाज भी प्रोवाइड करवाता है। उसकी वजह यही है कि हम लोक कल्याणकारी देश हैं, और लोक कल्याणकारी देश में लोगों का कल्याण सर्वोच्च है, सबसे ऊपर वही है। ऐसा वाला मामला नहीं है कि मतलब क्या बोलते हैं हम किसी उद्योगपति के भरोसे मतलब देश को चलाएंगे, ऐसा मामला नहीं है। तो पूछो। नेवर फर्स्ट पॉलिसी, ऐसा मतलब बोला जाता है कि देखो पड़ोसी का कोई विकल्प नहीं होता है। समझ में आ रहा है? पड़ोसी का कोई विकल्प नहीं होता है। तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? पड़ोसी को। घर में कोई भंडारा हो रहा है तो पड़ोसी को मतलब बुला लेते हैं खाने के लिए, बोल के मतलब ऐसे भी घर में कोई छोटा सा भी प्रोग्राम होता है तब भी मतलब बुला ही लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि पड़ोसी से, ऐसे बोलते नहीं, तुमने कहावत सुनी हो कि पड़ोसी को पड़ोसी से कम पड़ता है यार, बाहर वाला कौन आ रहा है ना। तो ये जो गुजराल सिद्धांत था, गुजराल डॉक्ट्रिन, उन्होंने मतलब ये वाली बात बोली थी कि भाई सबसे पहले अगर प्राथमिकता देनी है तो किसको देनी है? पड़ोसी को देनी है। और ऐसी भी कंडीशन हो कि कोई छोटा सा देश है
तो कोई छोटा देश है और उसको हमें एक तरफा छूट देने की ज़रूरत पड़ जाए तो एक तरफा भी छूट दे दो, और हम लोग करते तो हैं इस समय पे, देखते नहीं हो क्या। नेपाल है, हमारे यहाँ पे पेट्रोल बिक रही है 110, कितनी 118, हाँ 118 है, और नेपाल में मतलब पेट्रोल की कीमत 90-95, और वो पेट्रोल कहाँ से जा रही है? इंडिया से। कहाँ से जा रही है? इंडिया से। तो एक तरफा छूट है। तो जो पड़ोसी हैं उनको साथ अच्छे संबंध बने रहें, उनको सबसे पहले पड़ोसियों को संभालो, उसके बाद मतलब बाहर जाना है। सर 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें ऐसा क्या हुआ था कि इंडिया रूस की साइड और मतलब जो चीन है वो यूएसए की साइड चला गया? देखो वही वाला मामला चाणक्य का तुम्हें समझ में आता होगा बहुत अच्छे से। दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। एक कंडीशन ऐसी थी जब पाकिस्तान यूएसए का घनिष्ठ मित्र हुआ करता था, और उसके पक्ष में 1971 के युद्ध में अमेरिका भारत से लड़ने तक आ गया था, मतलब ऐसी दोस्ती। और आज कंडीशन मतलब पता चल रही है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की दोस्ती है वो किसके साथ हो गई? चीन के साथ। और चीन के जो मतलब जो रिश्ते हैं वो कड़वाहट पैदा हो गए किसके बीच में? अमेरिका और चीन के बीच में। तो ऑटोमेटिक पाकिस्तान की दुश्मनी धीरे धीरे किससे होने लग रही है? अमेरिका से। 1971 वाला वाकया में अगर मतलब बात करें तो 1971 की जो कंडीशन थी वो, उस कंडीशन को समझने के लिए थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। पहले क्या था? पहले मामला ऐसा था कि जैसे यूएसए पूंजीवादी देश है और जो यूएसएसआर है वो था साम्यवादी देश। चाइना को देखो तो वो भी मतलब क्या बोलते हैं, एक तरीके से समाजवाद की साइड झुका हुआ या फिर साम्यवाद की साइड झुका हुआ देश है। तो सीधा सीधा सा दोस्त है, विचारधारा के आधार पर यूएसएसआर का दोस्त हो गया चीन। समझ में आया? और ऐसी कंडीशन थी भी। इंडिया है तो वो मतलब क्या बोलते हैं, ना तो पूंजीवादी है ना साम्यवादी है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा थोड़ा सा हम झुके हुए दिखाई देते थे वो रसिया की साइड, मतलब क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी विचारधारा समाजवाद की साइड ज़्यादा झुकी हुई थी। तो उस समय पे कंडीशन ऐसी थी कि हम मतलब चीन के भी दोस्त हैं और रूस के भी दोस्त हैं, बढ़िया कंडीशन। लेकिन 1962 में चीन ने अटैक किसके ऊपर कर दिया? भारत के ऊपर अटैक किया, तो चीन से हमारी दुश्मनी हो गई। तो हमारी दोस्ती रूस से तो मतलब बनी हुई थी उसी आधार पे, लेकिन जो चीन है ना, चीन क्या है? चीन मतलब क्या बोलते हैं, दिखावा तो उसका ऐसा हो रहा है कि जो मतलब घनघोर साम्यवादी है। वहां पर लोकतंत्र तो स्थापित नहीं होने दे रहा वो, लेकिन उसकी कंडीशन विकास की दौड़ में इतना बढ़ता जा रहा है कि वो लग रहा है कि वो मतलब बिल्कुल घनघोर पूंजीवादी हो गया। तो पूंजीवाद की साइड मतलब होगा तो ऑटोमेटिक दोस्ती किससे बढ़ जाएगी? नजदीकी किससे बढ़ जाएगी? अमेरिका से। तो अमेरिका की चीन की मतलब नजदीकियां बढ़ने लग गई। किसकी नजदीकी बढ़ने लगी? अमेरिका की और चीन की नजदीकी बढ़ने लग गई। चीन ने भारत को पराजित कर दिया था 1962 के युद्ध में, तो पाकिस्तान ने बोला यार ये तो अच्छा दोस्त है हमारा, मतलब इसने किसको पराजित किया है? हमारे दुश्मन को। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पाकिस्तान की नजदीकियां भी बढ़ने लगी उसकी साइड, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन। समझ में आया तुम्हारा मामला? तो यहां तक ये मामला हुआ। लेकिन इंडिया की नजदीकियां किससे बढ़ गई? रूस से बढ़ गई। यूएसएसआर से मतलब हमारी नजदीकियां बढ़ गई। बाद में जाके यूएसएसआर का हो जाता है विघटन, और धीरे धीरे मतलब उसकी शक्ति भी कमजोर होती चली जाती है। और उसकी शक्ति कमजोर होती है, लेकिन वैश्विक पटल पे एक दूसरी शक्ति मतलब महाशक्ति बनने की दौड़ में लग जाती है, वो है चाइना। जब तक चीन मतलब इतना आगे नहीं बढ़ रहा था तब तक तो अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब चीन इतना बढ़ने लग गया और वो इंटरफेयर करने लग गया अमेरिका के कामों में, तो अमेरिका को दिक्कत होने लग गई। और आज कंडीशन ऐसी है कि अमेरिका और चीन आपस में टकराने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैंने पहले ही बोला है कि इनका भी युद्ध डायरेक्टली युद्ध वाला मामला नहीं है। इनका भी एक तरीके से कोल्ड वार है जो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में चलता रहा, वैसे इनका है। ये भी मतलब एक दूसरे को पटकनी देना चाहते हैं। किस चीज में? अर्थव्यवस्था में। किस में पटकनी देना चाहते हैं? अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिकली मतलब पटकनी देना चाहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि मतलब हमारा कोई युद्ध हो, डायरेक्टली सैन्य युद्ध हो, ऐसा कुछ मामला नहीं। तो आज की राजनीति है वो राजनीति आज वाली है, वो राजनीति मतलब
सिंपल सा मामला है, राजनीति में ना तो कोई स्थायी मित्र होता है और ना कोई स्थायी शत्रु होता है, और राजनीति बिल्कुल परिवार की तरह चलती है, तो वो भी विश्व की राजनीति भी वैसी है। व्हाइट हाउस पे मतलब आतंकवादी हमला हो गया था ऐसे ही मस्ती मस्ती में। मतलब वही है कि कुआं किसके लिए खोद रहे हो? खुद के लिए। अमेरिका ने खुद आतंकवाद को पनपाया, और अमेरिका उस समय तक जब उसके ऊपर अटैक नहीं हुआ था, आतंकवादी हमला नहीं हुआ, तब तक अमेरिका मानता ही नहीं था। इंडिया चीखता था कि देखो आतंकवादी हैं, ये लोग आतंकवादी घटनाएं करते हैं, ये लोग आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, ये करते हैं, सीमा पार आतंकवाद है। तो अमेरिका बोलता देखो वैसे ही पाकिस्तान के ऊपर तुम आरोप लगाते रहते हो, बकवास करते हो। लेकिन जब वो खुद के ऊपर मतलब अटैक हुआ तो उसको समझ में आ गया कि भारत सही बोलता है, और उसके बाद फिर हमारे संबंध भी मतलब उसके नज़दीक आते चले गए। परिवार जब बड़ा हो जाता है तो फिर संभलता नहीं है ना। या तो परिवार में गरीबी आ जाए तो ऑटोमेटिक मतलब दूर दूर विखंडन होने लग जाता है ना, या फिर अमीरी ज़्यादा आ जाए तो विखंडन होने लग जाता है। दोनों ही कंडीशन। पूर्व की ओर लुकिस्ट पॉलिसी है। वो क्या है, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मतलब वैश्विक लेवल पे व्यापार करने पे लगे हुए हैं। बोल रहे हैं हम अफ्रीका में व्यापार करेंगे, हम लोग मतलब क्या बोलते हैं यूरोप में व्यापार करेंगे, हम यहाँ से व्यापार करेंगे, वहाँ से व्यापार करेंगे। लेकिन हमारे जो नज़दीक मामला है उसकी साइड ही हम ध्यान नहीं दे रहे, है ना। तो भारत को बोला कि देखो भाई तुम पूर्व की ओर देखो की नीति पे काम करो, और इनसे व्यापारिक संबंध बढ़ाने हैं, जो पूर्व वाले देश हैं उनके साथ व्यापार से। कौन सा? जैसा नेहरू के टाइम पे देखा था कि जो आदर्शवादी स्थिति है, तो जो आज के समय में जैसा कोई है आदर्शवादी स्थिति वाला देश आज के टाइम, आज की कंडीशन बिल्कुल, आज का जो टाइम है वो टाइम बिल्कुल चेंज है। आदर्शवादी ऐसी कंडीशन में कोई देश नहीं है ऐसा आदर्शवादी स्थिति पे चलना। नेहरू की भी मतलब ऐसी नहीं व्यवहारिक पॉलिसी थी, लेकिन थोड़ा सा झुकाव आदर्शवाद की साइड था, इस वजह से बोला जाता है उन्हें आदर्शवादी। अब ऐसा कोई देश नहीं है। सर ये अमेरिकी व्हाइट हाउस क्या है सर, एक दिन क्या है सर? जो अमेरिकी व्हाइट हाउस है सर, ये क्या है? उनके इसके अंदर कोई पर्सन वगैरह बैठती है? राष्ट्रपति भवन। सर नेहरू जी ने चीन के साथ साथ संबंध को प्रतिष्ठित कर दिया, उसके बाद भी भारत चीन जैसे घटना सामने, इसमें क्या नेहरू जी की नीतियों पर संदेह किया जा सकता है? कभी कभी मतलब जैसे ये होता है कि एक वही वाला मामला जो क्वेश्चन मोनू का था कि मतलब व्यवहारिक व्यक्ति नहीं। देखो होता क्या है कि अब तुम रियल जिंदगी में मतलब रिश्तों को देखो, एक बार तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे मैं समझा रहा हूँ, तुम्हारा कोई दोस्त है, ठीक है, मतलब तुम्हें कोई मिला पुरानी सब्जी मंडी में, तुमने उससे दोस्ती कर ली, है ना, और बोल रहे हो कि भाई इसके लिए तो मैं मर भी जाऊंगा, ये मेरे लिए मर जाएगा, हम तो मतलब ऐसी वाली दोस्ती है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एक जो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा दोस्त, उसने क्या किया, एक लड़के को पीटा, समझो ध्यान से, उस लड़के को पीटा। अब वो लड़के को पीटने की मतलब उसने वजह बताई कि नहीं नहीं ये क्या है, मतलब इस वजह से मैंने पीटा हुआ है कि ये मेरे पैसे नहीं दे रहा, समझ लो, वैसे ही बोल रहा हूँ मैं, बोला ये मेरे पैसे नहीं दे रहा, इस वजह से पीट। अब वो लड़का क्या है, वो लड़का मतलब क्या बोलते हैं, भागते भागते तुम्हारे घर आ गया। वो लड़का तुम्हारे घर आया और तुमसे बोला कि तुम्हें भी जानता है, वो बहुत अच्छे से जानता है वो, और तुमसे मतलब बोला कि यार ऐसे ऐसे देखो तुम्हारा दोस्त है और ऐसी ऐसी हरकत कर रहा है। वो उसकी मोबाइल छीन ली उससे, क्या छीन ली, मोबाइल छीन ली, और तुमसे बोल रहा है यार मेरी मोबाइल दिलवा दो उससे। अब तुम्हारे दोस्त को जब वो तुम्हारे घर आया तो तुमने उसको बिठाया, बढ़िया पानी आनी पिला दिया, बोला कोई दिक्कत नहीं मैं बोल दूंगा, मोबाइल दे देगा वो तुम्हारी। अब तुम्हारे दोस्त का तुम्हारे लिए कॉल आता है और तुमसे मतलब बोलता है कि सुन मेरी बात ध्यान से, जो तुमने उसको घर बैठा रखा है ना, उसको वहां से भगा दे चुपचाप, मुझे वो उसको मारना है। तुमने बोला यार घर बैठा है, मतलब मैं नहीं भगा सकता उसको, तो बोला अच्छा यही दोस्ती है, पुरानी सब्जी मंडी में तो ऐसे बोला जान दे दूंगा। तो बोला कि बात ये नहीं है, बात ये है कि यार उसकी मोबाइल दे दो, मतलब उसी की। अरे बोला मोबाइल उसकी नहीं है, मोबाइल उसकी नहीं है, उस पर मेरे पैसे हैं।
वो पैसे नहीं दे रहा है, इस वजह से मैंने मोबाइल छीन लिया उसका। तो तुमने उससे समझाया, उसको बोला कि देखो मोबाइल वाली बात है, पैसे ऐसे दे देगा बाद में, मतलब ऐसे ही करके कंडीशन। बोला कि नहीं, तो उसको अपने घर रखेगा तो फिर तेरी मेरी दोस्ती खत्म, या तो उसको घर से बाहर निकाल दे, या तो मुझे रख या उसे रख। तो तुमने बोला यार मैं घर से तो उसको नहीं भगा सकता, दोस्ती रखनी है या नहीं रखनी है वो तुम समझो। सेम कंडीशन यही हुई। और उसके बाद क्या हुआ, उसने बोला कि अब उसे तो मैं देखूंगा ही देखूंगा, साथ में तुझे भी देखूंगा, और तुम मिल गए उसको पुरानी सब्जी मंडी में और तुम्हें धुन दिया। सेम कंडीशन है किसकी, भारत और चीन वाली। पहले तिब्बत एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, स्वतंत्र देश था, चीन ने मतलब उस पर कब्जा कर लिया, तो तिब्बत की जो सरकार थी वो भाग के कहाँ पे आ गई, इंडिया आ गई। और इंडिया में आके उसने बोला, इंडिया में आए और इंडिया में आके क्या बोला, बोला कि मतलब हमारे मतलब एक तरीके से शरण दे दो। तो इंडिया ने बोला कि हमारे यहाँ पे तो अतिथि देवो भव, आ जाओ, अतिथियों का तो मतलब अतिथि क्या है, देवता के समान है। चीन ने बोला कि पहले तो बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई, बोला हिंदी चीनी भाई भाई भी है, अतिथि देवो भव दोनों भी है। तो बोला कि नहीं, दोनों नहीं चलेंगे, एक चलेगा, या तो उसको भगाओ या फिर हमसे दोस्ती खत्म। और उसके बाद चीन ने अटैक कर दिया भारत के ऊपर। उसके बाद चीन ने क्या किया, भारत को पराजित कर दिया था। आ गया होगा समझ में, नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं, कल समझा देंगे डंडों से। हो गया। सबके कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। अब पढ़ने लगे हुए हैं, अब क्या पढ़ना है, मतलब बचा हुआ है कुछ तो पूछ लो, नहीं बचा हुआ है तो बंद कर दो उसको, फिर बंद कर दो।